गुड इवनिंग क्लास प्यारे बच्चों। हम बात करते हैं ऊतक के बारे में यानी टिश्यू के बारे में। पिछली क्लास में हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं ऊतक के बारे में यानी टिश्यू के बारे में। तो प्यारे बच्चों, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। हमारे शरीर में लाखों यानी असंख्य कोशिकाएं हैं और उन्हीं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक के प्रकारों को पढ़ेंगे कि ऊतक के कितने प्रकार होते हैं, इनका क्या कार्य होता है, ये सभी बातों को हम प्यारे बच्चों देखते हैं। तो बात करें यहाँ पर ऊतक के बारे में। ऊतक यानी टिश्यू। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। बात करें यहां पर प्यारे बच्चों कि ऊतक कितने प्रकार का होता है, तो ऊतक 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 यहां पर बात करें तो पेशी ऊतक, मस्कुलर या मस्कल। बात करें यहां पर तंत्रिका ऊतक, यानी न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी तंत्रिका। बात करें यहां पर तीसरे के बारे में, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक यानी प्यारे बच्चों कनेक्टिव टिश्यू। यानी ये शरीर में कनेक्ट करने का कार्य कर रहा है। इसमें जैसे रक्त की बात करें संयोजी ऊतक में, तो ये कनेक्ट करने का कार्य करेगा, पूरे शरीर में कनेक्टिविटी करने का कार्य करेगा। बात करें प्यारे बच्चों उपकला ऊतक के बारे में। उपकला ऊतक यानी प्यारे बच्चों एडिपोज ऊतक। तो यहां पर बात करें पेशी ऊतक के बारे में, तो यहां पर पेशी ऊतक यानी पेशियों के लिए कार्य करता है, यानी पेशी बनाने का कार्य कर रहा है, यानी कनेक्टिविटी का कार्य कर रहा है। तंत्रिका ऊतक की बात करें तो यहाँ पर ये मस्तिष्क का कार्य कर रहा है, मस्तिष्क को बनाने का कार्य कर रहा है, यानी न्यूरॉन। यहाँ पर बात करें संयोजी ऊतक के बारे में, तो ये कनेक्टिविटी का कार्य कर रहा है, पूरे शरीर में कनेक्टिविटी रखने का कार्य कर रहा है। उपकला ऊतक के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर एक चोट से बचाने का कार्य कर रहा है उपकला ऊतक। तो बात करते हैं यहाँ पर पेशी ऊतक के बारे में। पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर बात करें रेखीय पेशी, अरेखीय पेशी और हृदयक पेशी। यानी ये 3 प्रकार का होता है। तो यहां पर प्यारे बच्चों रेखीय पेशी के बारे में बात करें तो यहां पर ये रेखीय पेशी यानी ऐसी हमारे शरीर के अंग जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करें, यानी रेखीय पेशी को ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। शरीर के जो अंग हमारी इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हों, जैसे हम बात करें हाथ पैरों के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये हाथ पैर हमारी इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं। जैसे हमने सोचा कि हम चलें तो हम चलने लग जाएंगे, हमने सोचा हम बोर्ड पर लिखें तो लिखने लग जाएंगे। तो यह हमारी इच्छा अनुसार कार्य हो रहा है। जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य हो रहा है वो ऐच्छिक पेशियों के अंतर्गत आता है, यानी रेखीय पेशियों के अंतर्गत आता है। कभी कभी हमारे हाथ थक जाते हैं तो ये लैक्टिक एसिड के कारण यानी हमारे हाथों में थकान आ जाती है कभी कभी।
हम थक के बैठने लग जाते हैं कि थकान आ गई, चलो बैठ लेते हैं, तो हम बैठ जाते हैं फिर। तो ये थकान लैक्टिक एसिड के कारण आती है। बात करें अरेखित पेशी के बारे में प्यारे बच्चों, बात करें अरेखीय पेशी के बारे में बात करें, तो जैसे अंग हमारे शरीर के जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करें। जैसे हमने भोजन खाया प्यारे बच्चों, जो भोजन खाया हमने, तो हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन हुआ, तो वो हमारी इच्छा अनुसार थोड़ी हुआ वो पाचन। वो तो हमने भोजन खाया और पाचन स्टार्ट हो गया। अगर हम ये सोचे कि ये भोजन का पाचन 4 घंटे बाद हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये अरेखित पेशी के अंतर्गत आता है। अगर बात करें हृदय का धड़कना, तो वो बंद नहीं है, वो तो धड़क रहा है हृदय का, तो ये अरेखित पेशी के अंतर्गत आएगा। आंत भी अरेखित पेशी के अंतर्गत, लीवर अरेखित पेशी के अंतर्गत आता है। इसी का एक ही प्रकार है हृदय पेशी, यानी ये दिल को बनाने का कार्य कर रही है हृदय पेशी, यानी पेशियां एक कार्य कर रहे हैं। तो यहां पर बात करें तंत्र का ऊतक के बारे में, यानी न्यूरॉन के बारे में, तो यहां पर ये ब्रेन का निर्माण होता है, इसके द्वारा ब्रेन का निर्माण होता है, न्यूरॉन कोशिका यानी ब्रेन का निर्माण, यानी इसमें एक कोशिकाएं काम आती है, यानी ये न्यूरॉन। यहां पर बात करें संयोजी ऊतक के बारे में, तो संयोजी ऊतक में ब्लड, लिम्फ या लसिका, बोन यानी हड्डी या अस्थि, कार्टिलेज यानी उपास्थि। तो यहां पर जो लिम्फ होता है यानी लसिका, ये पीले रंग का द्रव्य पदार्थ है, पीला रंग होता है इसका, ये रक्त के साथ ही जुड़ा रहता है, यानी पूरे शरीर में रक्त के साथ ही रहता है लिम्फ। तो एक दूसरे से इनकी कनेक्टिविटी है ब्लड और लिम्फ की एक दूसरे के साथ। ऐसे ही यहाँ पर बोन यानी हड्डी यानी अस्थि की बात कर रहे हैं, जो कार्टिलेज यानी उपास्थि के साथ इसकी कनेक्टिविटी है। तो इसकी आपस में कनेक्टिविटी है, यानी संयोजी ऊतक, यानी एक कनेक्टिविटी रख रहा है एक दूसरे से। यहाँ पर तो आपकी समझ में आई ये बात प्यारे बच्चों। यहाँ पर बात करें उपकला ऊतक के बारे में, तो उपकला ऊतक में बसा यानी फैट की बात कर रहे हैं, कूबड़, पेट और उसके बाद बात करें प्यारे बच्चों झुर्री, यानी चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं जब बुढ़ापा आता है। तो बात करें फैट के बारे में यानी वसा के बारे में, तो उपकला ऊतक में अगर वसा के बारे में हम बात करें, तो किसी की तोंद बढ़ जाती है, कहते हैं कि इसका पेट बढ़ गया है, तो कहते हैं कि उसमें खाना ज्यादा भर गया है इसीलिए पेट बढ़ गया है, ज्यादा खाता है। तो इसके कारण नहीं, वो जो पेट आगे बढ़ रहा है वो वसा है, यानी वो फैट है। तो जो वसा है, जो फैट है, और किसी के चेहरे पर कहते हैं कि झुर्रियां पड़ गई हैं, तो किसी के चेहरे पर या किसी के हाथों में जो झुर्रियां पड़ जाती हैं बुढ़ापे के टाइम पर, तो वहां पर उपकला ऊतक की कमी आ जाती है। जब उपकला ऊतक की कमी आ जाती है तो वहां पर यानी फैट यानी वसा घट जाती है। जब वसा घट जाती है तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। बात करें यहाँ पर कुबड़ के बारे में कि कुबड़, तो वहां पर ऊंट की बात करें, ऊंट में कुबड़ हो जाता है, कहते हैं कि उसमें उसके कुबड़ में पानी भर गया है इसलिए कुबड़ हो गया है ऊंट को। लेकिन वो पानी नहीं भरा होता है, वो फैट के कारण होता है, यानी वसा के कारण होता है, यानी चर्बी यानी वसा। यहाँ पर बात करें पेट के बारे में, तो पेट में जैसे हमने अभी बताया आपको कि तोंद आगे बढ़ गई, कहते हैं कि उसकी तो तोंद आगे बढ़ गई है बहुत ज्यादा, यानी खाना ज्यादा खाता है वो इसीलिए आगे बढ़ गई है। लेकिन वो तोंद आगे फैट के कारण यानी वसा के कारण बढ़ी हुई होती है। चेहरे पर झुर्रियां पड़ना तो वसा के कारण ही झुर्रियां पड़ जाती हैं, यानी कम हो जाती है। ऐसे ही बात करें कि किसी की शादी थी, तो जब किसी की शादी थी तो वहां पर
महिला को तो कम सर्दी लग रही थी, लेकिन पुरुष को ज्यादा सर्दी लग रही थी, जिसके साथ शादी थी, जिसके साथ। तो वहां पर कहा जाता है प्यारे बच्चों कि जो महिला और पुरुष होते हैं, तो उसमें पुरुष से ज्यादा महिला में यानी वसा 20% ज्यादा पाई जाती है, उसके कारण उसको कम सर्दी लगती है। और ऐसे ही मोटे व्यक्ति को कम सर्दी लगती है, फैट यानी वसा के कारण। तो जब शादी में पता चलता है कि महिला तो केवल एक साड़ी से आराम से पूरी शादी निकाल लेती है, पूरी शादी निकल जाती है एक साड़ी में, लेकिन जो पुरुष रहता है वो ठंड के मारे वहीं कप कपाने लगता है, यानी कांपने लगता है ठंड के मारे, यानी वो सर्दी को सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें वसा जो यानी फैट की मात्रा कम थी महिला से। तो आपकी समझ में एक क्लास ठीक तरीके से आई होगी प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, इससे आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।